आज की इस क्लास में मैं आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं 16th फाइनेंस कमीशन के ऐसे पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है ना। जैसे देखो 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट आप देखोगे डाउनलोड करके तो वो बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी रिपोर्ट आपको पढ़नी है, क्योंकि आपकी परीक्षा में जो है वो लिमिटेड चीजें ऐसी हैं जहां से सवाल बनते हैं। तो उन सभी पॉइंट्स पे मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे देखो, अब ये तो सबको याद होगा कि 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है। ये जब गठन हुआ था तभी आप सब लोगों ने पढ़ लिया था, और आप सभी को पता है कि डॉक्टर अरविंद पनगड़िया 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन जो है बनाए गए हैं। और ये भी कोई बताने वाली बात नहीं है कि वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पे किया जाता है, यानी 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। ये भी आप सभी जानते ही होंगे। साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि आर्टिकल 280 संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन की बातें की गई हैं। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आप हो सकता है कि अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़े हों इन चीजों को। आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स आप सभी के साथ साझा करूंगा जो आपके एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है ना। तो उन्हीं फैक्ट्स पे चलिए हम लोग बात करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरीके की वीडियोज के लिए। अब जैसे देखो, ये तो आप सभी को पता है कि 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया, उसकी रिपोर्ट आ गई और लागू भी हो गया। लेकिन मान लो कि आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि वो कौन सी डेट थी जिस डेट को 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया था, तो हो सकता है आप में से कई लोगों को ये बात पता हो, और कई लोग हो सकता है कि उनको इस फैक्ट के बारे में जानकारी ना हो। तो डेट याद रखना, 31 दिसंबर 2023 है ना। 31 दिसंबर 2023 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति ही इसका गठन करता है। आर्टिकल मैंने आपको बता दिया है कि 280 होता है संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत जो है प्रत्येक 5 वर्ष पे वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ये चीजें आपको पता है। तो एक तो फैक्ट ये बन गया कि 31 दिसंबर 2023 को 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। चेयरमैन कौन है, अभी आपको बताया था, अरविंद पनगड़िया, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ये वही अरविंद पनगड़िया हैं जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे, है ना। ये भी आपको पता होगा। अब जब आयोग का गठन कर दिया गया था, उसके बाद आयोग के पास ये जिम्मेदारी थी कि आयोग जो है एक पूरी अपनी रिपोर्ट बनाए और केंद्र सरकार को ये बताए कि केंद्र सरकार के पास जो भी टैक्स के द्वारा रेवेन्यू कलेक्ट होता है उसमें स्टेट को कितना प्रतिशत शेयर दिया जाएगा, या आप यूं कहें कि राज्यों के साथ कितना प्रतिशत करों का बंटवारा किया जाएगा। तो प्रत्येक वित्त आयोग की तरह इन्होंने भी जो है पूरा अपना प्रोफार्मा तैयार किया, और फाइनली इन्होंने रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया? 17 नवंबर 2025 को। 17 नवंबर 2025 को इस आयोग ने अपनी सिफारिशों को प्रस्तुत किया। ठीक है ना। कार्यकाल भी कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि इस वित्त आयोग का कार्यकाल कब से कब तक है। तो 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2031 तक। ये क्या है भाई? ये कार्यकाल है आपके 16th फाइनेंस कमीशन का। ठीक है, चीजों को याद रखना। तो आयोग का गठन किया गया, आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया 17 नवंबर को, और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ जो इस वित्त आयोग यानी 16वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया वो यही दिया कि राज्यों के साथ जो करों का बंटवारा किया जाएगा वो 41% किया जाए, मतलब राज्यों को 41% हिस्सा दिया जाए। ठीक है ना। तो इस आयोग ने क्या बोला कि जो भी सरकार के पास रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है उसमें राज्यों को जो है 41% दे दिया जाए। अब इस 41% में सभी राज्यों को उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से जो है पैसा मिलेगा या फंड मिलेगा। बाकी कार्यकाल आपको अभी मैंने बताया कि कब से कब तक था, है ना। तो 41%। अच्छा, अगर बात करें आप जैसे 15th फाइनेंस कमीशन की, 15वें वित्त आयोग की, तो 15वें वित्त आयोग के बारे में भी अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये क्लियर हो गया कि जब इसका गठन किया गया था तो ये 42% था, बट एक साल बाद फिर से जो है इसको
रिवाइज्ड आप कह सकते हैं किया गया, और वहां पे फिर 41% जो है 15th फाइनेंस कमीशन के अनुसार 41% था। और अभी 16वें वित्त आयोग ने भी बोला कि 41% पे जो है रखते हैं, और इतना काफी है राज्यों के लिए। हालांकि राज्यों को तो ये कम ही लगेगा, लेकिन ऐसा सुझाव दिया इस समिति ने। ठीक है, तो एक तो ये फैक्ट हो गया। उसके बाद देखो, फिस्कल डेफिसिट किसी भी इकोनॉमी के लिए सरदर्द रहती है, और इंडियन इकोनॉमी में भी है ना, ये प्रॉब्लम तो है ही। और इसीलिए सोचो एफआरबीएम एक्ट 2003 में ही बना दिया गया था। प्रयास ये था कि कैसे भी करके राजकोषीय घाटे को हम 3% ऑफ टोटल जीडीपी पे लेके आए। तो इस वित्त आयोग में भी थोड़ा सा चर्चा की गई कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो केंद्र सरकार का क्या टारगेट होना चाहिए, कितने परसेंट पर लाना है, और राज्यों के लिए भी बोल दिया कि जीएसडीपी का कितना परसेंट कहाँ कब तक कैसे लाना है। तो इस वित्त आयोग में थोड़ा सा इसकी भी बात की गई। तो इस वित्त आयोग की रिपोर्ट में, यानी 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में बोला गया कि 2030-31 तक जो केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा है यानी फिस्कल डेफिसिट है, ये जीडीपी के 3.5% तक लेके आना है। हालांकि हमारा जो मेन टारगेट है अकॉर्डिंग टू एफआरबीएम एक्ट, वो ये कहता है कि हम फिस्कल डेफिसिट को 3% ऑफ टोटल जीडीपी पे लेके आएंगे। लेकिन अभी फाइनेंस कमीशन में ये बोला गया कि वित्तीय वर्ष 2030-31 तक हम इसको 3.5% पे, वहीं राज्यों के लिए बोला गया कि जो राज्य हैं वो जीएसडीपी का 3% जो है फिस्कल डेफिसिट को लेके आए, मतलब वहां तक फिस्कल डेफिसिट राज्यों का होना चाहिए। तो एक तो ये भी फैक्ट बन जाता है आपकी परीक्षा के लिए कि केंद्र सरकार कब तक फिस्कल डेफिसिट को कितने परसेंट पे लेके आएगी और राज्यों के लिए क्या टारगेट है। ठीक है ना। अच्छा, ग्रांट्स फॉर लोकल बॉडीज के लिए ग्रांट्स की बात हमेशा फाइनेंस कमीशन में की जाती है, और इस वित्त आयोग में भी, यानी इस वित्त आयोग की रिपोर्ट में भी स्थानीय निकायों के लिए फंड देने की बात कही गई, और लगभग 8 लाख करोड़ रुपए। एग्जैक्टली ये 8 लाख तो नहीं है, 7.9 समथिंग है, तो मैंने इसको लगभग बना दिया है कि अबाउट 8 लाख करोड़ रुपए जो है वो अनुदान सहायता की सिफारिश की गई है। अब इसमें 4.4 के अबाउट जो है ग्रामीण के लिए है, और 3.6 लाख करोड़ जो है वो शहरी स्थानीय निकायों के लिए है। ग्रामीण में जैसे ग्राम पंचायत वगैरह को जो ग्रांट मिलेगा, और शहरी में जैसे नगर पंचायत, नगर निगम, इन सबको जो भी मिलेगा, है ना। तो ये मोटा मोटा आप जानते रहो। अब ये जो फंड मिलेगा वो किस आधार पे मिलेगा, तो इसके लिए बोला कि 80% जो है, 80% तो भाई मिलेगा ही मिलेगा, वो मेन। ठीक है, लेकिन जो 20% है वो परफॉर्मेंस के बेस्ड पे मिलेगा। यानी किसी भी पंचायत को या नगर पंचायत को जो ग्रांट वगैरह मिलेगा, तो 80% तो नियम के तरीके से मिलेगा, 20% उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मिलेगा। यानी अगर परफॉर्मेंस उनका अच्छा है तो उनको थोड़ा ज्यादा ग्रांट मिल सकता है, ऐसा इस वित्त आयोग की रिपोर्ट में बताया गया। तो थोड़ा सा आप ये भी जानते रहो। बाकी इस वित्त आयोग में बोला गया कि 15वें वित्त आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले राजस्व घाटा अनुदान, क्षेत्रीय अनुदान और राज्य विशिष्ट अनुदान को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि किसको समाप्त किया गया है ना, तो इसको याद रखना। उसके बाद थोड़ा सा देखो, इसमें बात की गई कि राज्यों को बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण और सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखना। कैग वाला भी थोड़ा सा जो भी है इसको भी पढ़ लेना, बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि सवाल जो पूछे जाते हैं, अभी देखो असली बात यहाँ से शुरू होती है। इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। जो फाइनेंस कमीशन हमारा बनाया जाता है, गठित किया जाता है, उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि भाई राज्यों को कितना हिस्सा मिलने वाला है। और उसमें भी महत्वपूर्ण बात यह आ जाती है कि जैसे चलो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में बोला कि 41% मिलेगा। अब उसमें यह भी समस्या आ गई कि 41% मिलेगा, लेकिन किस राज्य को कितना मिलेगा उस 41 में। ऐसा तो है नहीं कि उस 41 में फिर सभी राज्यों को बराबर मिल जाए, क्योंकि भाई कुछ बड़े राज्य हैं उनको ज्यादा फंड चाहिए होगा, कुछ छोटे राज्य हैं उनको कम चाहिए होगा, कुछ विकसित राज्य बन चुके हैं ऑलमोस्ट, पूरी तरीके से नहीं, तो उनको हो सकता है कम फंड चाहिए। कुछ अभी अल्प विकसित हैं तो उनको जो है ज्यादा सुविधाएं चाहिए, ज्यादा उनको इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है, तो उनको थोड़ा ज्यादा फंड चाहिए। तो इसके लिए बाकायदा एक फार्मूला तैयार किया जाता है जिसे बोलते हैं फार्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, है ना। तो इस वित्त आयोग में
जो फार्मूला तैयार किया गया हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के लिए, ये काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें कुछ चीजें नई आ गई है ना। अच्छा, जैसे अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो इसको आप पढ़िएगा कंपेयर करके 15th फाइनेंस कमीशन से। तो ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है। जब आप 15th फाइनेंस कमीशन को आपने पढ़ा था तो वहां पे आपने ये देखा था कि राज्यों को जो पैसा मिलेगा तो उनमें एक तो इनकम डिस्टेंस को ध्यान दिया जाता था, आय दूरी इसे बोलेंगे, ठीक है ना, आय दूरी। दूसरा ध्यान दिया जाता था पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या जो है, और इसमें 2011 की जनगणना को आधार बनाया गया। तीसरा डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस यानी कि जनांकीय प्रदर्शन जो है। चौथा एरिया यानी कि क्षेत्रफल। पांचवा फॉरेस्ट यानी जो वन आवरण है उसको आप कह सकते हो। और फिर अगला था टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स, ठीक है ना। तो ये आपका 15th फाइनेंस कमीशन का फार्मूला था, जिसके तहत जो है फंड एलोकेट किया जाता था, किसी भी राज्य को कितना फंड मिलेगा ये इसी फार्मूले से डिसाइड किया जाता था। इस फाइनेंस कमीशन में क्या हुआ, इस फाइनेंस कमीशन में एक तो ये जो आपका टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट वाला था 2.5% जिसको वेटेज मिला था, इसको क्या किया गया, इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो एक तो महत्वपूर्ण पॉइंट ये बन जाता है कि जब आप 16th फाइनेंस कमीशन में आप देखेंगे डिवोल्यूशन का फार्मूला, तो यहाँ पे टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट को समाप्त कर दिया गया। यानी अब किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा उसमें यह नहीं देखा जाएगा कि उसका टैक्स और फिस्कल एफर्ट कैसा है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस फाइनेंस कमीशन में यानी 16th फाइनेंस कमीशन में एक नई चीज जोड़ी गई डिवोल्यूशन फार्मूले में, वो है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, है ना। यानी जो भी राज्य हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करेंगे कि किसको कितना वेटेज मिला, तो 16th फाइनेंस कमीशन का आपको याद रखना है क्योंकि 15th का आपको याद होगा। तो जैसे 16वें वित्त आयोग में देखो सबसे ज्यादा इनकम डिस्टेंस को महत्व मिला है 42.5%, उसके बाद पॉपुलेशन को 17.5%, उसके बाद डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को 10%, एरिया को 10%, फॉरेस्ट को 10% और कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी को 10%। ये आपको याद करना काफी आसान हो जाएगा। बस दो ही चीज आपको याद करनी है। एक तो ये याद करना है कि सबसे ज्यादा इनकम डिस्टेंस को कितना 42.5, उसके बाद पॉपुलेशन को 17.5, ओके, ये दोनों मिला के हो गए 60। बाकी जो 40% बच रहा है वो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, एरिया, फॉरेस्ट और कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। वहीं अगर आप 15th फाइनेंस कमीशन को देखेंगे तो उसमें थोड़ा ऊपर नीचे वाला मामला था। ये याद करना आपको ज्यादा आसान है, तो एक तो याद रखना। अच्छा, अब आ जाओ बैक वाली स्लाइड पे। यहाँ पे प्रॉपर आप ये ध्यान रखना कि जो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन का फॉर्मूला है वो क्या है। तो पॉपुलेशन को कितना वेटेज, अभी मैंने आपको बताया 17.5%। पर कैपिटा जीएसडीपी डिस्टेंस जो है, जिसको आप सिंपली जो है डिस्टेंस बोलते हो ना, देखो यहाँ पे इनकम डिस्टेंस, तो ये आपका 42.5%। बाकी जो चार चीजें बच रही हैं उनको 10 10 10 10 10% चारों को, चाहे वो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस हो, चाहे वो एरिया हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी हो। और ये जो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको नया शामिल किया गया है इस वित्त आयोग में यानी कि 16th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में। क्लियर हो गया। सवाल अक्सर इसी के आसपास आते हैं। साथ ही साथ मान लो कभी आपसे पूछ लिया कुछ बड़े राज्यों को कि कितना किसको जो है मिल रहा है कितने %, तो कुछ चीजें आप याद रख सकते हो। जैसे उत्तर प्रदेश को 17.62%, उसके बाद बिहार को 9.95%, हरियाणा को 1.36%, तेलंगाना को 2.17%, कर्नाटका को 4.13%, आंध्र प्रदेश को 4.22%, तमिलनाडु को 4.09%, केरला को 2.38%। अब देखो सभी राज्यों का तो आप याद नहीं रख पाओगे, तो इसके लिए तरीका क्या है,
तरीका ये है कि आप एक तो ये देख लो, जैसे कुछ मेजर स्टेट्स का मैंने बता दिया। दूसरा, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, जैसे आप उत्तराखंड से हो, मध्य प्रदेश से हो, बिहार से हो, राजस्थान से हो, तो आप ये जरूर गूगल करके नोट कर लेना अपनी नोट्स में कि आपके स्टेट को 16th फाइनेंस कमीशन में जो हॉरिजॉन्टल डिवॉल्यूशन फार्मूला है उसके तहत कितना परसेंट फंड मिलेगा। अपने स्टेट का जरूर याद रखना, बाकी कुछ स्टेट्स का जो मैंने आपको बता दिया है इसको याद कर लेना। मुझे लगता है कि फाइनेंस कमीशन यानी कि 16th फाइनेंस कमीशन जो है, इससे कुछ ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। बहुत ज्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बाकी कहीं जैसे होता क्या है ना कि आप कोई भी चीज पढ़ो तो देखो अपनी उसकी नोट्स बनाओ, और नोट्स आपने बना लिया, उसके बाद मान लो कहीं ऐसा हुआ कि कोई नया सवाल आ गया किसी एग्जाम में आपके उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप ये करो कि अपने नोट्स में वो फैक्ट ऐड कर लो। तो इससे हमेशा आपकी नोट्स जो है वो इम्प्रूव होती रहती है, और आने वाली परीक्षाओं के लिए आप बेहतर तरीके से तैयार रहते हैं। तो ध्यान रखना, अपने स्टेट का आप जो है नोट कर लेना कि कितना परसेंट मिलेगा। बाकी कुछ मेजर स्टेट्स का जो मैंने आपको बता दिया इसको याद कर लेना। सबसे महत्वपूर्ण जो है, ये आपको होना चाहिए पता कि किसको कितना वेटेज मिल रहा है ना। और ये जो न्यू फार्मूला है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन का, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी जो चीजें हैं वो बहुत सिंपल हैं और सबको पता होंगी कि कौन सा आर्टिकल है, कितना कार्यकाल होता है, कब तक ये आयोग लागू रहेगा, कितना परसेंट इन्होंने सुझाव दिया है ना। ये चीजें आपको पता होंगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना। कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन। थैंक यू।